केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में लोक प्रशासन के क्षेत्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, शीघ्र ही तैयार होगा जिलों के गुड गवर्नेंस इंडेक्स। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और मुख्तार अब्बास नकवी ने लखनऊ के 32वें हुनर हाट की शुरुआत की। कहा, देश के शिल्पकार दे रहे हैं वोकल फॉर लोकल का संदेश। प्रदेश के 75 जिलों में 15 से 30 नवंबर तक निकलेगी भाजपा की किसान ट्रैक्टर रैली। प्रदेश के किसानों को सरकार द्वारा किसान हित में किए गए कामों की दी जाएगी जानकारी। और मथुरा समेत प्रदेश भर में मनाया जा रहा है गोपाष्टमी का पर्व। गौशालाओं, मंदिरों और मठों में गाय की पूजा अर्चना में किए जा रहे हैं आयोजन। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश लोक प्रशासन के श्रेष्ठ मॉडल के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही जिलों का गुड गवर्नेंस इंडेक्स तैयार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश केंद्र के साथ अपने ग्रीवांस सिस्टम को साझा करने वाला पहला राज्य होगा। लखनऊ में राज्य लोक प्रशासन संस्थानों के सुदृढ़ीकरण विषय पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने देश और प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं के परिदृश्य को बदला है और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हेतु नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया गया। तकनीक के समावेश तथा सकारात्मक माहौल के कारण भर्ती प्रक्रियाओं की समयावधि घटी है तथा प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। ये सम्मेलन प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग के द्वारा आयोजित किया गया। बदलती हुई इन तकाजों के लिए भी कैपेसिटी बिल्डिंग है और फिर आधुनिक यंत्रों का उपयोग, आधुनिक टेक्नोलॉजी का। मुझे ये कहने में गर्व है कि इस बात का एहसास सबसे पहले हमारे दूरअंदेश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को हुआ और सरकार बनने के तुरंत बाद जो उनके आरंभिक वक्तव्य थे उन्होंने एक हमें मंत्र दिया, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। 4 शब्द हैं, अर्थ निकालने में समय लगता है कि सरकार हो भी तो ना हो और गवर्नेंस हो भी तो कितनी हो, लेकिन उसका अर्थ यही है कि आप प्रशासन में रह करके प्रशासन की व्यवस्था को चलाइए तो सही सुचारू ढंग से, लेकिन ऐसा ना लगे कि प्रशासन हावी हुआ है, क्योंकि फिर आम आदमी के साथ आपका जुड़ाव खत्म हो जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश के अग्रणी राज्यों में से एक है और देश के विकास में अपना पूर्ण योगदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष के कार्यकाल में 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियोजित किया गया। प्रदेश में लोक सेवकों के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों को विकसित किया जा रहा है तथा कार्यरत प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न भर्ती बोर्डों की पृथक पृथक कार्य प्रक्रिया को समायोजित किया गया है, जिससे कम समय में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो रही है। न्यायालय में लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया गया। लगभग 10-12 वर्षों से प्रदेश में नियुक्ति नहीं हो पा रही थी किसी भी विभाग में, क्यों जब भी होती थी तो पारदर्शी न होने के कारण माननीय न्यायालय के द्वारा उसको स्टे कर दिया जाता था। ये देख करके मुझे आश्चर्य होता था जब मैंने अलग अलग विभागों से बोर्ड और कमीशन के साथ बातचीत की। मैंने पूछा भी आखिर न्यायालय के स्टे का कारण होगा, वैसे ही न्यायालय ने स्टे नहीं किया होगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में
हमारे पास जो सिविल पुलिस है उसका जो पुलिस बल था वो 3 लाख होना चाहिए था, लेकिन 1.5 लाख पद खाली थे। आप उम्मीद करते हैं कि जिस राज्य की आबादी 22 से 24 करोड़ हो, पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में न हो, जहां पर राजनीतिक रूप से पूरी व्यवस्था उसके साथ उसके इर्द गिर्द घूम रही हो, वहां पर आप कानून का राज्य स्थापित कर पाएंगे? मैंने जब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड से इस वक्त के बारे में पूछा कि आखिर ये स्टे का कारण क्या है, उन्होंने कहा कोर्ट ने ये आपत्ति लगाई है। तो मैंने कहा इसका निस्तारण क्यों नहीं हुआ? जिन मुद्दों पर न्यायालय ने आपत्ति की थी उन सभी मुद्दों को हमने निस्तारित करके न्यायालय में फिर से शपथ पत्र दिया कि ये मुद्दे निस्तारित हो चुके हैं, न्यायालय अब इसमें जो स्थगन आदेश है इसको वैकेट करें और हमें अनुमति दें। न्यायालय ने देखा, परमिशन दी और हम लोगों ने पूरी पारदर्शी तरीके से इस ट्रेन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। राजधानी लखनऊ में आज से 32वें हुनर हाट का शुभारंभ हुआ, जो 21 नवंबर तक चलेगा। 32वें हुनर हाट का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के साथ किया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश के हुनर को सम्मानित करने के साथ ही ये भी जरूरी है कि कोविड टीकाकरण के अभियान को लगातार आगे बढ़ाया जाए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस बार के हुनर हाट की थीम आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल रखी गई है और लखनऊ में आयोजित हो रहे हुनर हाट में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, नागालैंड, मणिपुर, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गोवा, पंजाब, लद्दाख, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल सहित 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 600 से ज्यादा दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर शामिल हो रहे हैं। लखनऊ हुनर हाट में कारीगर अपने साथ लकड़ी, ब्रास, बांस, शीशे, कपड़े, कागज, मिट्टी आदि के शानदार उत्पाद लेकर आए हैं। हुनर हाट में कई प्रदेशों से सर्कस के कलाकारों को एकत्र किया गया है। लखनऊ हुनर हाट में इन कलाकारों की प्रतिभा का भी लोग आनंद उठा सकेंगे। क्राइसिस के सामने, कोविड के सामने लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार यानी कि कोविड टीका हम अवश्य लगाएं। हर घर दस्तक कार्यक्रम मोदी जी ने चलाया है। आप सब लोग अपने अड़ोस पड़ोस के घर में जाके एक बार पूछिए, आपने टीका लगाया क्या? जिन्होंने टीका नहीं लगाया है, एक परिवार या एक व्यक्ति को आग्रह करके टीका लगाने के लिए अवश्य कोशिश करिए। दोस्तों, आज का कार्यक्रम शायद नकवी साहब के लिए एक कार्यक्रम जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा मेरे लिए कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के हुनर को सम्मानित किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने जो एक संकल्प है वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी और स्वावलंबन, 7.5 लाख 6.5 लाख से ज्यादा दस्तकारों, शिल्पकारों को रोजगार और रोजगार के अवसर मुहैया करा दिए गए हैं ये 5 सालों में। उसके साथ ही साथ इस समय जब हुनर हाट का उद्घाटन मनसुख मंडाविया जी और हमारे सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, आशुतोष जी, नंदी साहब, पाठक जी, स्वाति जी, ये लोग कर रहे हैं, अपने नौनी सहगल जी, तो उस समय, इसी समय, अभी परसों 10 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वृंदावन में हुनर हाट का उद्घाटन किया। 14 तारीख से प्रगति मैदान में उसका हुनर हाट का शुरुआत होने जा रही है और देश के अलग अलग हिस्सों में, सूरत में, मुंबई में, हैदराबाद में, जयपुर में और भी देश के अलग अलग हिस्सों में है। और हमारा संकल्प है कि हम आजादी के 75वें साल में हम चल रहे हैं और 75 हुनर हाटों के माध्यम से लाखों दस्तकारों, शिल्पकारों को हम रोजगार के साथ जोड़ सकें और हमारी जो ये स्वदेशी विरासत है उसको ताकत दे सकें।
गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 15 नवंबर से 30 नवंबर तक विशाल किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन प्रदेश के 75 जिलों में किया जाएगा। 16 नवंबर को इसकी शुरुआत मऊ जनपद से होगी, जहां भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। इस रैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसानों के हित में किए गए कार्यों को बताया जाएगा। किसानों के उन्नयन, प्रगति और खुशहाली के प्रतीक ट्रैक्टर के माध्यम से रैली निकालकर उनको जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जितना कार्य किसानों के हित में किया गया है, उतना किसी अन्य सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, वो 75 जिले में विभिन्न तिथियों पर 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच एक किसान ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। किसानों का प्रतीक, किसानों के उत्थान का प्रतीक, उनके उन्नयन का प्रतीक, उनके शौर्य का प्रतीक, उनकी प्रगति का प्रतीक ट्रैक्टर है। इसलिए हम ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं और ट्रैक्टर रैली के माध्यम से जो हम सभा करेंगे, किसानों से जो जनसंपर्क करेंगे, उनको यह बताने का काम करेंगे कि देश की आज़ादी के बाद जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी है, आदरणीय योगी जी की सरकार प्रदेश में बनी है, किसानों के हितों में जो अब तक निर्णय हुए हैं वो ऐतिहासिक हैं। इतने बड़े फैसले किसानों के लिए किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक की 2 नई उपभोक्ता केंद्रित पहलों का शुभारंभ किया। ये पहल है भारतीय रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। भारतीय रिजर्व बैंक खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य है कि सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों की पहुंच बढ़ाई जाए। कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि 6-7 साल पहले तक भारत में बैंकिंग, पेंशन, इंश्योरेंस, ये सब कुछ एक एक्सक्लूसिव क्लब जैसा हुआ करता था। देश का सामान्य नागरिक, गरीब परिवार, किसान, छोटे व्यापारी, कारोबारी, महिलाएं, दलित, वंचित, पिछड़े, इन सब के लिए ये सब सुविधाएं बहुत दूर थी। सरकार जो बड़े थी, इसका प्रभाव बढ़ाने में आरबीआई के फैसलों ने भी मदद की। बीते 6-7 वर्षों से केंद्र सरकार सामान्य मानवी, उसके हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। एक रेगुलेटर के तौर पर आरबीआई अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ लगातार संवाद बनाए रखता है। मुझे खुशी है कि आरबीआई ने भी सामान्य मानवी की सुविधा बढ़ाने के लिए, सामान्य नागरिक को ध्यान में रखते हुए लगातार अनेक कदम उठाए हैं और उसमें आज एक और कदम जोड़ा है। आज जिन 2 योजनाओं को लॉन्च किया गया है, उनसे देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा और कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस करना निवेशकों के लिए अधिक आसान, अधिक सुरक्षित बनेगा। रिटेल डायरेक्ट स्कीम्स में देश के छोटे निवेशकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट का सरल और सुरक्षित माध्यम मिल गया है। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड अम्बड्समैन लोकपाल स्कीम के बैंकिंग सेक्टर में वन नेशन वन अम्बड्समैन, ये सिस्टम ने आज साकार रूप लिया है। इससे बैंक कस्टमर्स की हर शिकायत, हर समस्या का समाधान समय पर बिना परेशानी को हो सकेगा। और मेरा स्पष्ट मत है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत
आप ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम में कितने मजबूत हैं, कितने संवेदनशील हैं, कितने प्रोएक्टिव हैं, वही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी है। टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कल मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के अलावा भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी सहित प्रदेश के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि यूपी में से 8 खिलाड़ियों में से 7 पश्चिमी उत्तर प्रदेश से थे। क्रांतिकारी भूमि मेरठ गवाह बनी गौरव के उन पलों का जब टोक्यो पैरालंपिक में देश के तिरंगे का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को वहां सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। केंद्रीय खेल मंत्री के आह्वान पर मुख्यमंत्री समेत पूरे पंडाल ने खड़े होकर खिलाड़ियों का स्वागत किया। इस दौरान सांसद खेल कुंभ भी शुरू किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक पाने वाले सामान्य खिलाड़ियों को ही पुरस्कार प्रदान किए जाते थे। पूर्व में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने पर सामान्य खिलाड़ियों को ही पुरस्कार प्रदान किए जाने की व्यवस्था थी। हमारी सरकार ने माह सितंबर 2020 में सामान्य खिलाड़ियों की भांति दिव्यांगजन खिलाड़ियों को भी सम्मानित करने का निर्णय लिया और इसके अंतर्गत ओलंपिक गेम्स और पैरालंपिक गेम्स में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को एकल वर्ग में स्वर्ण पदक पर 6 करोड़, रजत पदक पर 4 करोड़ तथा कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार स्वरूप दिए जाने की व्यवस्था की गई। केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दिव्यांग खिलाड़ियों ने हजारों किलोमीटर दूर जाकर भारत का मान सम्मान बढ़ाया। उन्होंने कहा कि टोक्यो पैरालंपिक में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले 8 खिलाड़ियों में से 7 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के पश्चिम इलाके से हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में जहां आज मैं खड़ा हूं, मेरठ की ये नगरी अपने स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है, खेलों का सामान बनाने के लिए भी जानी जाती है। तो खिलाड़ियों ने सम्मान प्राप्त करने का काम भी यहां से किया है। अगर 8 खिलाड़ियों की मैं बात करूं जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का काम किया, तो उसमें से 7 हमारे पश्चिम क्षेत्र के हैं। मेरे भाई और बहनों, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी सरकार ने खिलाड़ियों को सारी सुविधाएं प्रदान की। उन्होंने देश भर के खिलाड़ियों को बुलाकर सम्मानित किए जाने पर राज्य सरकार की सराहना की। पहले तो ऐसा नहीं हुआ था और इस बार अच्छे से सपोर्ट भी किया जा रहा है और काफी सारे स्टेट्स ने तो बस यूपी ने कराया ये ऐसा प्रोग्राम, तो इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी है और यहाँ से बहुत सारे आगे भी खिलाड़ी नए निकलेंगे। ये शुरुआत ही है और सारे ही मिनिस्टर है जो मतलब इस चीज को ध्यान में लेंगे और ये जो मेडल्स है वो देश के मेडल्स है, तो सभी स्टेट से ऐसे ही सम्मान मिलना चाहिए। हर प्रदेश जो है अपने पैरा ओलंपिक जो खिलाड़ी हैं उनका सम्मान कर रही है और मुझे लगता है कि हर प्रदेश को इसी तरीके का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रदेश का खिलाड़ी हो, चाहे वो प्रतिभाग कर रहा है, चाहे वो खेल रहा है। इससे पहले अनुराग सिंह ठाकुर ने मेरठ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पार्टी के क्षेत्रीय मीडिया प्रभारियों और सोशल मीडिया प्रभारियों के साथ बैठक की। अलीगढ़ जिले में गुरुवार को दिल्ली से आई मां अन्नपूर्णा देवी की पुनर्स्थापना यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। 100 वर्ष से अधिक समय से वाराणसी के घाट से प्राप्त मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति कनाडा स्थित रेजिना यूनिवर्सिटी में रखी हुई थी। केंद्र सरकार के अथक प्रयास के बाद ही ये मूर्ति भारत आ गई है। वाराणसी में मूर्ति स्थापना की तैयारी जोरों पर चल रही है। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की पुनर्स्थापना को लेकर दिल्ली से वाराणसी तक यात्रा निकाली जा रही है। गुरुवार को ये यात्रा अलीगढ़ से गुजरी। प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिले एवं जनपद प्रभारी मंत्री सुरेश राणा ने अचल ताल स्थित रामलीला मैदान में आयोजित मां अन्नपूर्णा की भव्य शोभा यात्रा का स्वागत किया। कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा राष्ट्र पुरुष प्रधानमंत्री के रूप में मिले हैं और उसी का परिणाम है कि जो राष्ट्रीय मैं कह सकता हूं धरोहर है या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है,
लगता है नए भारत का उदय है और उसी का परिणाम है कि जो हमारी आस्था के केंद्र हैं उन तमाम आस्था के केंद्रों को संजो करके रखने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लगभग 108 वर्ष पूर्व काशी की धरती से मां अन्नपूर्णा देवी की जो प्रतिमा चोरी हुई थी वो पहुंची कनाडा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत और विशेष प्रयास करते हुए उस बहुत ही प्राचीनतम मूर्ति को वहां से वापस मंगाया है और आज दिल्ली में भारत सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश सरकार को उस मूर्ति को सौंपा है और उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 दिन की पुनर्स्थापना यात्रा दिल्ली से चलकर के आज अभी थोड़ी ही देर में अलीगढ़ पहुंच रही है। आज का जो रात का विश्राम होगा वो सोरो में होगा। 15 नवंबर को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं अपनी उपस्थिति में बाबा के दरबार में, बाबा भोलेनाथ के प्रांगण में इस मूर्ति का पुनर्स्थापन होगा। अलीगढ़ के हरदास का विषय है मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा की शोभा यात्रा जो दिल्ली से चलकर गुजर रही है और जो काशी विश्वनाथ पहुंचनी है आज अलीगढ़ से गुजर रही है। लगभग 100 वर्ष पूर्व काशी विश्वनाथ से इस प्रतिमा मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा को चुराकर ले जाया गया था जो कनाडा पहुंची। हमारी केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री के अथक प्रयास के उपरांत वो वापस हिंदुस्तान आई और आज हिंदुस्तान में दिल्ली से प्रारंभ होकर काशी विश्वनाथ जा रही है, जहां 15 नवंबर को मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के हाथों से पुनः स्थापित होगी काशी विश्वनाथ में मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा। केंद्र सरकार द्वारा गन्ने के रस से निकाले गए एथेनॉल की कीमत में वृद्धि किए जाने पर बाराबंकी जिले के गन्ना किसानों ने प्रतिक्रिया दी है। केंद्र सरकार द्वारा गन्ने के रस से निकाले गए एथेनॉल की कीमत बढ़ाकर 63.45 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है, जो पिछले साल की तुलना में 80 पैसे अधिक है। सी हैवी शीरे से निकलने वाले एथेनॉल की दर में भी वृद्धि की गई है। केंद्र सरकार द्वारा एथेनॉल की कीमतों में वृद्धि के निर्णय की सराहना करते हुए किसानों ने कहा कि एथेनॉल की कीमत बढ़ने से पूरे देश की चीनी मिलों को मुनाफा होगा, जिससे हम जैसे किसानों का भुगतान समय से हो सकेगा। गन्ना का जो सीरा है उससे एक इथेनॉल नाम का केमिकल निकलता है जो पेट्रोलियम कंपनियां उनको खरीदती हैं। इस बार अभी सरकार ने जल्द ही उसका रेट बढ़ाया है, जिसका फ़ायदा पूरे देश की चीनी मिलों को होने वाला है और जब चीनी मिलों को इसका फ़ायदा होगा तो ये फ़ायदा किसानों तक पहुँचेगा। इस पे सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, इसका हम लोग स्वागत भी करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से सरकार किसानों की चिंता कर रही है। गन्ने को भुगतान को लेकर तमाम और कृषि उपज के लेकर किसानों के साथ सरकार है। बुधवार की जो केंद्र सरकार राज्य सरकार की मीटिंग हुई इथेनॉल के ऊपर, जो गन्ने के सीरे से निकलता है उससे पूरे भारत की चीनी मिलों का फ़ायदा होगा और साथ ही साथ किसान भाइयों का इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि 2025 तक इथेनॉल 20% पेट्रोल में बढ़ जाए, इथेनॉल ही पेट्रोल में मिलाया जाता है और इससे पूरे किसान भाइयों को लाभ मिलेगा। जो समय पे जब मिल हमारी प्रॉफिट में होगी तब आप किसान भी प्रॉफिट में हो जाएंगे। हमारी निकटस्थ चीनी मिल बलरामपुर चीनी मिल यूनिट की हैदरगढ़ इकाई है। मैं इसी फैक्ट्री के माध्यम से गन्ना उत्पादन करता हूं और बेचता हूं। यहाँ की व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ है, भुगतान की भी और सप्लाई की भी। अभी हमने आज पेपर में पढ़ा है कि गन्ने से बनने वाला एथेनॉल, जिसका उपयोग शायद पेट्रोल में किया जाता है, का मूल्य कुछ बढ़ गया है, जिससे हमारी फैक्ट्रियों की आमदनी बढ़ जाए। तो जो हमारा भुगतान हो जाता था समय से, वो और पहले होने लगेगा। इस तरह से हमारी फैक्ट्री में भी फायदे में भी रहेगी और हम भी फायदे में रहेंगे। मथुरा और ब्रज समेत पूरे प्रदेश में गोपाष्टमी पर्व हर्षोल्लास के साथ गोपूजन कर मनाया जा रहा है। मथुरा में देशी विदेशी श्रद्धालु गोपूजन के लिए गौशाला पहुंचे। ब्रज में गोवर्धन पूजा के बाद गोपाष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। मथुरा के वृंदावन में गोपाष्टमी पर्व पर मंदिरों एवं गौशालाओं में विभिन्न कार्यक्रम हुए। प्रातःकाल गोपूजन, गोभोग, गो स्तुति की गई। इसके बाद गोमाता की आरती उतारकर उनके संरक्षण एवं संवर्धन का लोगों ने संकल्प लिया।
गांव अक्रूर में सांसद हेमा मालिनी ने विधि विधान से गौ पूजन किया। उन्होंने गायों को गुड़ चना और चारा खिलाकर आरती की। श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के तत्वाधान में आयोजित 4 दिवसीय श्री कृष्ण महोत्सव कंस वध मेले का शुभारंभ गोपाष्टमी पर्व के साथ हो गया। 4 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ के मौके पर पहले दिन कृष्ण और बलराम के स्वरूप गाय चराने के लिए गए, जिसमें देश विदेश से चतुर्वेदी समाज के युवा और बच्चों के द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। ये पुरानी जगह है, आज से नहीं पुरानी, और परंपरा से ये मेला चल रहा है। आज चतुर्वेदी समाज के द्वारा कृष्ण बलराम विजय महोत्सव कंस वध मेला के रूप में मनाया जा रहा है। चतुर्वेदी समाज अनादिकाल से इस मेले को मनाता आया है। प्राचीनता के साथ में जिस समय भगवान कृष्ण ने मामा कंस का वध किया, उस समय उसके विजय जुलूस में चतुर्वेदी समाज के युवाओं ने साथ में शौर्य का प्रदर्शन करते हुए आज का विजय उत्सव प्रारंभ किया। पीने के साफ पानी की समस्या से परेशान रहने वाले बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू हर घर जल योजना का जमीनी काम दिखना शुरू हो गया है। नमामि गंगे पाइप पेयजल परियोजना के अंतर्गत बांध आधारित पेयजल परियोजनाओं में जहां पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है, वहीं ग्रामीण पेयजल आपूर्ति विभाग द्वारा जखौरा विकासखंड के सुदूर गांव मैनवारा में समूह आधारित पेयजल योजना से तैयार टंकी को बेतवा नदी से भरकर समीप के कई गांव तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने लगा है। ग्रामीणों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से ही अब हमारे घरों तक फिल्टर एवं दवा से शुद्ध पानी पहुंचना संभव हुआ है। जल जीवन मिशन एडीएम लवकुश त्रिपाठी ने बताया कि जनपद की सभी 415 ग्राम पंचायतों तक 5 एजेंसियों के माध्यम से शुद्ध पेयजल की 15 परियोजनाओं पर कार्य काफी तेजी से चल रहा है। हेडपंप वाला अब ये फिल्टर होके पानी आ रहा है, दवाई मिल के आ रही है, ये पानी की और उससे बीमारियां भी कम हो रही हैं, समझ रहे हो। और ये इतनी फायदा है, और जितनी मतलब आज नहाने में जो पानी खर्च होता था, भरने जाना पड़ता था लेडीज को कहीं 1 किलोमीटर, अब कम से कम घर में ही तो है पानी। पानी दम से आ रहा है, पानी बहुत आ रहा है, पानी से आदमी आजाद है। बहुत अच्छी सरकार है, और पानी भर नहीं पाती, बगड़ते रहता, इतना पानी आता है। पहले इतनी दिक्कत थी कि पानी तो ठीक था, लाइट पानी कुछ नहीं था, मोदी सरकार में सब कुछ हुआ। पहले पानी नहीं था तो ये नल लगे हैं, इन्हें से पानी लेना पड़ता था। अब कोई दिक्कत, अकेले कोई पानी उधर पीने को, नहाने को सब कुछ पानी वहीं से ले रहे हैं। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। नमामि गंगे तथा ये ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के अंतर्गत चल रही हमारी जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारी परियोजनाएं हैं वाटर सप्लाई के लिए, उसका उद्देश्य पूरे जनपद में हर घर को जल देना है। आप जानते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र हमारा ये पेयजल समस्या से ग्रसित क्षेत्र है, तो शुद्ध पेयजल की ये अपेक्षा है, शासन की जो मंशा है। जौनपुर में सरकारी अस्पताल में बेबी डिलीवरी को बढ़ावा देने और सरकारी अस्पतालों में विश्वास बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने पत्नी अंकिता राज समेत अन्य के साथ पहुंचकर अपनी बेटी आन्या का जन्मदिन मनाया। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा अपनी दोनों बेटियों के साथ जिला महिला अस्पताल पहुंचे। अपनी छोटी बेटी 3 वर्ष की बेटी आन्या का जन्मदिन जिला अस्पताल में पैदा हुई अन्य बच्चों और उनकी माताओं के बीच मनाया। इस मौके पर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि जिला अस्पताल में अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि जिला अस्पताल में अच्छी सुविधाएं हैं और यहां बच्चे की डिलीवरी कराई जा सकती है। उन्होंने बताया कि मेरी बेटी का जन्मदिन है, कौशाम्बी में जिलाधिकारी रहते हुए जिला अस्पताल में पैदा हुई थी। डीएम की पत्नी डॉक्टर अंकिता राज ने कहा कि बच्चा पैदा होने के बाद मां को 6 महीने तक अवश्य उसे दूध पिलाना चाहिए। इस मौके पर नवजात शिशु को जिलाधिकारी की पत्नी ने बच्चों को एक-एक सेट कपड़े भी बांटे।